हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? जय हिंद सभी को। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद फिर से शुरू किया जाए। और खास करके आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही खास, मजेदार और धमाकेदार होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जेनेटिक्स। आपको पता है जेनेटिक्स को सबको पढ़ना चाहिए। जेनेटिक्स होता क्या है, आज मैं वन बाय वन करके आपको बहुत ही विस्तार से, एकदम सरलतम रूप से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जेनेटिक्स के बारे में आपको बताएंगे। और जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी तरह का जो प्रश्न आता है, और खास करके उन विद्यार्थियों को जिसे जेनेटिक्स समझ में ही नहीं आता है कि सर जेनेटिक्स तो आज तक हमको समझ में आता ही नहीं है, तो मैं आज बता देता हूं कि यह वीडियो आपको सब चीज क्लियर कर देने वाला है। ओके, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स के बताने वाले कर्ता धर्ता कौन है, और जेनेटिक्स में जानना क्या है। और जेनेटिक्स पढ़ने के बाद जो आपके पास जो नॉलेज आएगा, आपकी जो जानकारी प्राप्त होगी, इस जानकारी से आपको लाइफ टाइम आपको सहयोग मिलेगा। ऐसा क्या है जेनेटिक्स में, तो मैं बताता हूं। जीवन में जो भी कार्य होते हैं और उस कार्य को जब जोड़ने की क्रिया होती है, तो अगर जेनेटिक्स को नहीं देखा गया तो वो पूरा वंश ही बेकार चला जाता है ना। तो आज मैं पढ़ाई के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि बापे पुत प्रापत घोड़ा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा जो भी पारिवारिक जो अंश आता है, उसका जो रंग रूप आता है, उसका जो विचार आता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका जो व्यवहार आता है, यह क्रिया ही जेनेटिक्स कहलाती है। और रियल में बायोलॉजिकल को रूप में अगर जेनेटिक्स को देखा जाए तो बहुत ही मजा आने वाले हैं, है ना, कि रियल में जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसा लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसकी जानकारी नहीं रहने के कारण लोगों को जेनेटिक्स थोड़ा टफ लगता है। अब रही बात टफ है तो ज्यादा मजा है, क्योंकि रफ एंड टफ ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी अगर रफ टफ है तो आपको चलने में मजा आएगा। कहता है ना कि रोड का मजा गड्ढे में है और स्वाद का मजा खट्टे में है। तो थोड़ी सी तो अगर इजी वे में अगर आप समझ जाओगे तो आप उस टॉपिक का वैल्यू नहीं दोगे, लेकिन जेनेटिक्स को अगर अच्छा से समझ जाओगे तो लगेगा सबसे मजेदार तो चैप्टर यही था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से वन बाय वन सारे कंसेप्ट को क्लियर करते आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इन केस दैट दिक्कत किसी भी तरह का, क्योंकि सभी इंसान का थिंकिंग अलग अलग है, होता भी है, तो आप कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और बिंदास रूप से आप कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, है ना, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, आप बताएं ये किनका फिगर है ना। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये किनका फिगर है? जी हाँ, यही है फादर ऑफ जेनेटिक्स। यही है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसे बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जेनेटिक्स के पिता। ये कौन है? जेनेटिक्स के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले, है ना, आप ये जानिए कि ये हमारे, है ना, यही वो तीरंदाज हैं, यही वो उस्ताद हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से हम लोग को पूरे वर्ल्ड को बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त हुआ। तो जेनेटिक्स के पिता के बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूं, है ना। इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब देखिए ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन? स्वाभाविक है, इनकी जानकारी, इनके बारे में लोग कब जाना? जब ये जेनेटिक्स के बारे में पूरा विस्तार से बताएं, और इसी कारण ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाएं। तो सबसे पहले तो बताता हूं कि ये बायोलॉजी के विद्यार्थी थे ही नहीं, है ना। इनका मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स और मैथ, लेकिन हाँ, प्राकृतिक से इनको लगाव था। ठीक है, प्राकृतिक से तो सबको लगाव रहता है, कौन नहीं चाहता है कि थोड़ा, है ना, एकदम ग्रीन जोन में टहले घूमे, पहाड़ियों पे जाएं, है ना, और अच्छे अच्छे मौसम का मजा लें। तो उसी तरह से ये भी प्राकृतिक प्रेमी थे, और यही प्राकृतिक प्रेमी के द्वारा ये अपने टॉपिक से हटकर बायोलॉजी में एक बड़ा सा डिपार्टमेंट का एक फादर बन गए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनके बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे, है ना।
तो इस ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी बहुत ही बेहतरीन है ना। ये जो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं, उसमें एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया एक देश है ना। उस ऑस्ट्रिया देश में ब्रुन एक शहर है, और उस ब्रुन शहर के सिलिसियन एक गांव है, उसी गांव के ये व्यक्ति हैं। जैसे कहने का मतलब है आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। भारत में कहा तो कोई राज्य का, उस राज्य में कहा तो कोई डिस्ट्रिक्ट का, और उस डिस्ट्रिक्ट में कहा तो अगर आप गांव का निवासी हैं तो कोई गांव का नाम बताओगे, शहर का निवासी है तो कोई शहर का नाम बताओगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओगे। तो उसी तरह से ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ये जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। इनका कंट्री कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रिया। कितना ऑस्ट्रेलिया मार देता है, ऑस्ट्रेलिया है ना, 7 कॉन्टिनेंट का एक नीचे का समूह है। ऑस्ट्रिया एक देश है, ग्रीन जोन देश है, प्योर ग्रीन जोन, एकदम हरा भरा, एकदम। एक बार अगर इन केस दैट मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दूं, तो सबसे पहला मेरा अभ्यास यही रहेगा कि इस ऑनलाइन वीडियो के साथ साथ मैं अदर कंट्री में भी वीडियो बना बनाकर पूरा देश को घूमूं, और खास करके इनका देश तो एक बार जरूर जाऊं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, और ये जो हमारे श्रीमान हैं, हमारे गुरु हैं, इन्हीं के टॉपिक के बारे में बताते हैं, तो उनके जगह पे जाना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ये देखना चाहता हूं कि वो कैसे रहते। तो एक बार अगर भगवान इस चीज को पूरा करते तो मैं ऑस्ट्रिया जरूर जाऊंगा। ऑस्ट्रिया में कहा तो ब्रुन शहर, ऑस्ट्रिया में कहा ब्रुन शहर, और ब्रुन शहर का सिलिसियन गांव। तो मैंने यूट्यूब पर देखा था, सिलिसियन गांव लगता है जैसे कि कोई एकदम बड़ा सा बंगला है, मतलब गांव वो है ही नहीं, लगता है एकदम लग्जेरियस, बहुत ही मल्टीपर्पस। आप भी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, ऑस्ट्रिया का सिलिसियन गांव ब्रुन शहर में कैसा है ना। तो ये मैं तीनों पे फोकस में इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तीनों पॉइंट आपके दिमाग में चला जाए, और इस तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। शहर पूछा तो देश पूछेगा, देश पूछा तो वो दोनों को छोड़ के गांव पूछ सकता है, तो कोई भी ना कोई एक पूछता है। तो चलिए, तीन चीज तो याद होगी आपको। अब आइए, इन्होंने ऐसा क्या किया जो मैथ और फिजिक्स से हटकर बायोलॉजी में जेनेटिक्स के फादर बने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है ना, ये मॉन्क क्या होता है, और उन्होंने स्टडी किया मटर के पौधे पे, और इस मटर के पौधे में इनहेरिटेंस के बारे में बताया। और मेंडल जी ने जो वर्क ऑर्गेनाइज किया था है ना, तो उस समय उनका वैल्यू नहीं दिया गया था, लेकिन उनके मरने के 16 साल के बाद, उनके खोज के 40 साल के बाद, इन्हीं के विचार को अदर वैज्ञानिक ने जब वही सेम चीज को लाया, तब वो तीनों वैज्ञानिक मिलकर इनको खोजा गया, इनके बारे में सारे कार्यों को सराहना किया गया, और तब जाकर मरने के 40 साल बाद, यानी नहीं, मरने के 16 साल बाद और इनके खोज के 40 साल के बाद, इनकी सारी खोजी गई गाथाओं को उजागर किया गया, तब जाकर इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स से सम्मानित किया गया। अगर उस समय इनकी बातों को मान लिया जाता तो आज हमारा पूरा कंट्री, पूरे वर्ल्ड 40 साल आगे रहता। ये 100% है ना। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारोगे तो उस पे बताया जाता है कि हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल की बातें अगर 40 साल पहले अगर मान लिया जाता, इतना तो श्योर है कि किसी अन्य ग्रहों पे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप कर गया होता। लेकिन ऐसा क्या कमी थी है ना लोगों में जानकारी की, जो इनकी बातों को नहीं समझा। और सच में देखा जाए तो आजकल के विद्यार्थियों में भी ये प्रॉब्लम कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि इनकी बातों को अच्छा से नहीं समझ पाता है, तो सीधे कहता है कि हमको जेनेटिक्स समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले समझाने के लिए ये हमारे मेंडल जी का कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट बातें आप जान लोगे, तब आपको जेनेटिक्स बहुत ही आसान लगने वाला है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो मेंडल जी ने, चूंकि वो मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स
बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, उन्हीं का वो लेक्चरशिप किए थे। तो उन्होंने एक टेक्निकल वर्ड का यूज किया, और वही टेक्निकल वर्ड को आप जब समझ जाओगे तो आपको जेनेटिक्स बल्ले बल्ले लगने वाला है। तो पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता दूं कि इनका टेक्निकल वर्ड ज्यादा नहीं, 10-15 टेक्निकल वर्ड हैं जो इन्होंने ही इसके बारे में बताया, और वही टेक्निकल वर्ड जब जान जाओगे तो आपकी इनकी बातों को सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो वो टेक्निकल वर्ड कौन से हैं, मैं पहले चाहता हूं कि मैं पहले उसे बता दूं, तब फिर इनकी विस्तार से कहानी, इनके किए गए सारे F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, टोटल चीज है ना, इन्होंने क्या क्या खोजा है ना, कितने तरह के लॉ दिए है ना, 3 प्रकार के लॉ दिए, तीनों लॉ को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, जो भी है इनके टोटल नियम, टोटल चीज 1 बाय 1 करके क्लियर होगा। कब? जब ये मेंडल जी का टेक्निकल वर्ड जान जाओगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कौन कौन सा टेक्निकल वर्ड था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी को शुरू किया जाए। तो आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। आज का टॉपिक क्या है? जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकता है ना कहा जाता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? एकदम एक लाइन में इसका आंसर है। जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हेरिडिटी के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। यानी कि आज के बाद आपसे जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द जेनेटिक्स, इट्स वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस आर कॉल्ड जेनेटिक्स। अर्थात जेनेटिक्स एक डिपार्टमेंट है, जेनेटिक्स एक डिपार्टमेंट है जिसमें अध्ययन किया जाता है हेरिडिटी का और इनहेरिटेंस का। तो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया कि जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है? 2 चीज, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। पहले पढ़ना है हेरिडिटी और दूसरा पढ़ना है इनहेरिटेंस। ये दोनों पढ़ लोगे यानी आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया। अब ये दोनों के बाद है ना एक टॉपिक नजर आता है जिसको बोलते हैं वेरिएशन, है ना। तो ये वेरिएशन क्या है ये जानना है। फिर इसके बाद आपको कुछ जेनेटिक्स में टेक्निकल वर्ड जानने हैं जिसको बोला जाता है एलील्स, जीन्स, म्यूटेशन, ट्रेड्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप। ज्यादा नहीं, फिलहाल 8 से 10 है ना उनके लैंग्वेज को, टेक्निकल वर्ड्स को अगर जान जाते हो तो आपको जेनेटिक्स बहुत ही मजा आएगा। जैसे अभी आपने जस्ट जाना कि सर जेनेटिक्स हम उसे कहते हैं, अनुवांशिकी उसे कहते हैं जिसमें है ना, अनुवांशिकता उसे कहते हैं जिसमें अनुवांशिकी तथा वंशावली के बारे में जानना है। यानी कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि सर ये जेनेटिक्स में हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है? तो अब आपका चैप्टर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, तब आपको बताऊंगा वेरिएशन। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला बात है हेरिडिटी का। ओके, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप खुद अपने आप को कभी मिरर में देखिए। देखने की जरूरत क्यों? क्योंकि ऐसे तो मिरर देखते हैं, लेकिन एक बार स्पष्ट रूप से मेरे कहने पे आप एक बार मिरर को देखें, और उस मिरर को देखने के बाद आप मनन करें कि हमारा फेस
नहीं, बल्कि आपका फेस में कितना परसेंट मम्मी का कैरेक्टर्स, मम्मी का नेचर, मम्मी का रूप और कितना परसेंट पापा का फेस मैच करता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स में, है ना, यही दोनों तो जानना है। कहने का मतलब है कि मैं अपने ऊपर में बात करता हूं कि मुझ में, है ना, या आप में जो भी गुण, अवगुण, नेचर, कैरेक्टर, बिहेव, रंग, रूप, गोरा, काला, लंबा, नाटा, जो भी कैरेक्टर आया है वो आपके पेरेंट्स से आया है, आपके माता पिता से आया है, हमारे माता पिता से आया है। ओके, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं। जेनेटिक्स में हेरिडिटी पढ़ना है और इनहेरिटेंस पढ़ना है। हेरिडिटी क्या है? माता पिता का कैरेक्टर बच्चों तक जो आता है ना, ये हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। ओके, अब माता पिता से कौन सा कैरेक्टर आया? बहुत ही सिंपल सा चीज है। आप घर में शादी में जब जाते होंगे तो लोग बोलता है बिल्कुल मम्मी पे गया है ये, है ना, बिल्कुल पापा पे इसकी लंबाई गया है, लेकिन कलर तो इसकी मम्मी वाला है। या तो कितना तो छोड़ दो, बोलता है कि पूरे के पूरे दादा पे गया है या नाना पे गया है। तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि अरे, हम मुझे देखकर नाना और नानी, दादा दादी को याद कर रहे हैं, भाई ऐसा मुझ में क्या है? तो एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट हैं अपने माता पिता का, आप प्रोडक्ट हैं अपने माता पिता का, तो आप उनके जो संतान हुए, तो जो नेचर, बिहेव, जो कैरेक्टर जो भी आया, इसी के बारे में तो मेंडल जी ने बताया कि मेंडल जी जो थे बहुत ही सरलतम पूर्वक उन्होंने बताने का काम किया कि अच्छा गुण हो चाहे बुरा गुण हो, है ना, ये ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर होता है। और ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर अगर मम्मी पापा का हुआ तो ये हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। अब आइए पॉइंट नंबर 3। तो हेरिडिटी का मतलब क्लियर हो गया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर पेरेंट्स, पर्सनली पेरेंट्स, मदर एंड फादर। बट इनहेरिटेंस क्या है? तो ये है वंशावली। कहने का मतलब है कि इनहेरिटेंस उसे कहेंगे जिसमें कैरेक्टर पेरेंट्स के पेरेंट्स का आता है, अर्थात दादा दादी या नाना नानी, ये दोनों का कैरेक्टर अगर आप में आ गया तो ये इनहेरिटेंस कहलाता है। बहुत ही सिंपल वाली बात है। मम्मी पापा का गुण या अवगुण, नॉट ओनली फॉर गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर भी आता है। जो भी कैरेक्टर रहेगा, 23 क्रोमोजोम मदर का, 23 क्रोमोजोम फादर का। अब उस क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए है, डबल हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स मदर का और एक हेलिक्स फादर का। एक कैरेक्टर मदर का आया, एक कैरेक्टर फादर का, और इस तरह से मिलकर एक डीएनए बनाया, और यह डीएनए आपस में जुड़कर क्रोमोजोम बनाया, 23 कैरेक्टर मदर का और 23 कैरेक्टर फादर का। इस तरह से 46 कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, और तब जाकर एक जायगोट बनता है, और पूरे कैरेक्टर पूरे लाइफ तक वो बनता रहता है और वो शो करता है। तो इस तरह से आपने जाना कि जेनेटिक्स में दो ही चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है हेरिडिटी और एक पढ़ना है इनहेरिटेंस। You are completely understand what is the heredity and what is the inheritance. Heredity, transfer of character, parents यानी mother and fathers, and heredity, that is the heredity, and the inheritance, transfer of character, parent to parents, यानी कि आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर आता है ना, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अब आइए, आपका बारी आ गया नंबर 4, व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? तो ये वेरिएशन का मतलब होता है, एक शब्द में आपको हिंदी भी जानना बहुत ही जरूरी है। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। और ये विविधता क्या है? आप अपने भाई को देखो, आप अपनी बहन को देखो, है ना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है ना? आपको अगर रसगुल्ला पसंद है तो उसे पेड़ा पसंद है, अगर आपको पेड़ा पसंद है तो उसे कुछ और पसंद है। तो वो तो बाई टेस्ट हो गया, है ना। शर्ट खरीदने जाओ, कुछ भी कपड़ा खरीदने जाओ, कुछ भी मार्केट में, या खाने पीने का फल फ्रूट्स जो भी है,
आपको भिंडी पसंद है तो उसको करेली पसंद है, उसको करेली पसंद है तो आपको भिंडी अच्छा नहीं लगता, मतलब मैच नहीं करेगा। कई तरह के विविधता है ना। तो ये तो इंटरनली विविधता है जो दिखता नहीं है। एकदम स्पष्ट रूप से विविधता क्या है, तो आपका फेस आपके भाई से नहीं मिलता है, भाई का फेस आपसे नहीं मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ट्विंस बेबी में तो मिल जाता है, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल एकदम स्पष्ट रूप से विविधता को देखो ना, आपके पापा आपके चाचा दोनों एक जैसे हैं? नहीं, दोनों में बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएशन है। क्या है वो? नंबर ऑफ वेरिएशन। आपके दादा और आपके दादा का भाई क्या एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नंबर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो जब दो व्यक्ति में एक जैसा कुछ भी नहीं और यही जो डिफरेंस होता है, इसे बायोलॉजी में मेंडल जी ने क्या नाम दिया? वेरिएशन। क्या नाम दिया? वेरिएशन। और इसी वेरिएशन को हम लोग जानेंगे कि ये वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन होता कैसे है। और इसी नंबर ऑफ वेरिएशन के कारण प्लांट में कई तरह के चावल, फल में कई तरह के आम, मैंगोज, है ना, कई तरह के सब्जियां में भी अलग अलग क्वालिटी। तो ये नंबर ऑफ वेरिएशन है। बायोलॉजी में क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वेरिएशन। गाय और भैंस दोनों में बहुत ही नंबर ऑफ वेरिएशन है। बकरी और घोड़े में नंबर ऑफ वेरिएशन है। क्रोकोडाइल और स्नेक में नंबर ऑफ वेरिएशन है। आम का पेड़ और अमरूद का पेड़, मैंगो ट्री एंड गुआवा ट्री में नंबर ऑफ वेरिएशन है। बात समझ में आ गया? तो ये वेरिएशन में मेंडल जी ने बहुत ही अच्छा से बताया कि ये वेरिएशन होता कैसे है, नंबर ऑफ वेरिएशन आता कैसे है। तो आपने ये चार टॉपिक को बहुत ही अच्छा से आप जान लो, क्योंकि ये मेंडल जी का टेक्निकल वर्ड है। तो आपने बहुत ही अच्छा से जाना क्या होता है जेनेटिक्स, क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है इनहेरिटेंस और क्या होता है वेरिएशन। अब आइए इसके अलावे कुछ और टॉपिक है जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर, है ना। इसको बोलते हैं एलील्स, जीन्स, म्यूटेशन और ट्रेड्स। तो हम पहले ट्रेड्स के बारे में बताते हैं, है ना। ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण, चूंकि ये मेंडल जी का टेक्निकल वर्ड है ना। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? लक्षण। कहता है ना कि लत लक्षण बाय, है ना, अंतिम में ही जाए। एक बार जिसका लक्षण देख लो तो कहता है ना कि लक्षण क्या होता है सर, है ना। ट्रेड्स मतलब लक्षण। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है आपके घर में, है ना, आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम लोग के गांव में तो शहरों में एक लोकल लैंग्वेज है ना। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही मजे की, बहुत अच्छा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा बहुत समझदार है, मेरा बेटी बहुत अच्छी है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं गार्जियन हूँ बट इसके माइंड हमसे भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, गार्जियन से बेटर है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सबका ऐसा बाल बच्चा रहे, एकदम समझ बुद्धि सब है ना। उतना तो मुझे भी नहीं है जितना मेरा बेटा में है, बेटी में है, तो समझो कि सौभाग्य वाला है। और कुछ लोग क्या होते हैं ना कि उसका बेटा हो या बेटी हो, एकदम जैसा मम्मी पापा सीधा है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, वो बिल्कुल अलग अल्टर टाइप का। तो उसके गार्जियन बोलते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा लक्षण देख रहे हैं, है ना, लक्षण को सुधार लो, नहीं तो हम सुधार देंगे। तो तुमको नहीं पता चलता है कि लक्षण क्या है, लेकिन पिताजी को और माताजी को पता है कि तुम्हारा लक्षण क्या है। लक्षण मतलब आपका जो सही डायरेक्शन में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दोस्ती जो कर रहे हो बिल्कुल अलग टाइप से कर रहे हो, जो आपके लिए आगे जाकर बहुत बेकार होने वाला है। तो वही कहता है गार्जियन, कहते हैं कि लक्षण को सुधार लो, नहीं तो लक्षण हम खराब कर देंगे तुम्हारा। तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं एक अच्छे क्वालिटी वाला व्यक्ति हूँ, है ना, मेरा लक्षण खराब हो गया, बाइक से घूम रहे हैं, स्ट्रिंग पी रहे हैं और दोस्तों के साथ कभी कभी सिगरेट भी उड़ा लेते हैं, तो आपका लक्षण खराब हो रहा है ना। तो लक्षण यानी ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्या होता है मेंडल जी ने बताया, यानी आप एक अच्छे फैमिली से हैं, आपका रंग गोरा है या सांवला है, नेचर आपका अच्छा है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी अच्छे नेचर से खराब नेचर में जा रहे हैं। तो ये लक्षण क्या होता है?
उसे हम लोग जेनेटिक्स में ट्रेड से इंडिकेट करते हैं। तो मेंडल जी ने लक्षण को कई तरीके से बताने का काम किया पेड़ पौधे में, है ना, कि लंबा पौधा, नाटा पौधा, गोलाकार सीड, है ना, सिकड़ा हुआ बीज, कई तरह के उन्होंने बताया। जब वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब आइए मैं बात करता हूं म्यूटेशन का, है ना। ये म्यूटेशन क्या है? देखिए, म्यूटेशन एक मूवी भी है, हॉलीवुड का मूवी है म्यूटेशन, यानी म्यूटेंट हो जाना, है ना। म्यूटेशन का मतलब होता है सडनली चेंज, सडनली चेंज यानी म्यूट कर गया, बात कुछ था और वहां पे जाके कुछ कर दिया। ये सडनली जो चेंज होता है ना, तो किस में? तो हर एक जीव जंतुओं में, और यही म्यूटेशन के कारण नंबर ऑफ वेरिएशन का डेवलपमेंट होता है। तो मेंडल जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे हम लोग बंदर प्रजाति से ह्यूमन बींग्स बने, मंकी टू मैन बने, तो बहुतों के दिमाग में आता है कि सर हम लोग का प्रजाति बंदर था और हम लोग इंसान बन गए, तो अभी इंसान में बंदर क्यों नहीं आता है? बहुत अच्छी बात है, आपकी समझदारी का तो कुछ कहना ही नहीं है। दूसरी चीज, सर पूछ कहाँ चला गया? पूछ, तो मैं बताता हूं। देखिए, मंकी से मैन बनने में 10 लाख साल लग गए। कितना साल लग गया? 10 लाख साल। तो ऐसा नहीं है कि मंकी से डायरेक्ट मैन बन गया। मंकी से 1 लाख साल परिवर्तन होते होते लंगूर बना, लंगूर से 1 लाख 2 लाख साल परिवर्तन होते होते चिंपैंजी बना, चिंपैंजी से गोरिल्ला बना, गोरिल्ला से आदि मानव बना, आदि मानव से आदिवासी, आदिवासी से गांव का वासी, और पढ़ लिख कर शहर का निवासी। ये प्रक्रिया होने में 10 लाख साल लग गया। एकदम सिंपल सी बात है, आप खुद की फोटो को एक फ्रेम में रखें, फिर अपने पापा का फोटो को फ्रेम में रखें, फिर दादाजी को रखें, फिर दादा के पापा को, फिर पापा के दादा को, ज्यादा नहीं 100 साल इधर और 100 साल आगे का फ्रेम रखें, मात्र 200 साल का एक फ्रेम बनाएं और जिसमें सभी को फोटो को एडजस्ट करें। आपको देखकर पता चलेगा कि कैसे कैसे परिवर्तन होता चला गया। पहले दादाजी का जो दादाजी थे कैसे रहते थे, आजादी के पहले की बात है, आजादी के बाद कैसे रहते हैं, मोबाइल आने से पहले जब फोन नहीं था तो उस समय कैसे रहते थे, और जब फोन आ गया, टेलीफोन आ गया तो उस समय कैसे रहते हैं, अब मोबाइल आ गया, अब तो एआई आ गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया। अब इसके बाद का 100 साल कैसा होगा आप सोच लो, है ना, उड़ेंगे आकाश में, ठीक है, ड्रोन से। तो आप 200 साल में इतनी सारी चेंजिंग देख रहे हो, तो बंदर से इंसान बनने में 10 लाख साल लग गया। तो ये जो परिवर्तन जो होता गया, मंकी टू मंकी से लंगूर, लंगूर से चिंपैंजी और गोरिल्ला, इसी के बीच में ये म्यूटेशन की क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया हो गया? म्यूटेशन का, यानी कि चिंपैंजी और गोरिल्ला में जो चेंजिंग आया बाय द म्यूटेशन प्रोसेस। ये म्यूटेशन कब होता है? तो वैज्ञानिक स्टडी करके पता कर लिया कि किसी भी वंश का 100 वंश जब पूरा हो जाता है तो 101वां जो वंश आता है उसमें म्यूटेंट की क्रिया हो जाती है, और इस म्यूटेंट में या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो बहुत ही बैड क्वालिटी का डेवलपमेंट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि 100वां जनरेशन में, है ना, या तो आप धीरू भाई अंबानी बनोगे वाला माइंड होगा, या तो उसामा बिन लादेन का माइंड होगा। दोनों इंसान ही था, है ना, एक अलग नेचर का और एक अलग नेचर का। तो ये ह्यूमन बींग्स में म्यूटेशन का कमाल है। किसका कमाल है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में जो सडनली चेंज आता है, अच्छा भी आएगा, नहीं तो बहुत ही बुरा खतरनाक आने वाला है। तो म्यूटेशन क्या है, इसके बारे में हमारे मेंडल जी ने बहुत ही अच्छे से बताने का काम किया। ट्रेड्स क्या है ये क्लियर हो गया, म्यूटेशन क्या है ये क्लियर हो गया। अब आइए जीन और एलिल्स। ओके, ये जीन क्या है? तो जीन के बारे में हम बताए थे कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए, और इस डीएनए के अंदर
है ना, किसी एक लरी एक पॉइंट पे क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स पहनने वाला नहीं, जिन। जिन मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, यूनिट ऑफ कैरेक्टर। यूनिट ऑफ कैरेक्टर ही जिन है। कहने का मतलब ये कैरेक्टर क्या है सर, बहुत बहुत आसान चीज है। मेरा आवाज आपसे मिल रहा है क्या, नहीं। मेरा जेनेटिक कैरेक्टर में जिन कैरेक्टर अलग है और आपका जिन कैरेक्टर अलग है। मेरा फेस आपसे मिल रहा है क्या, नहीं। मेरा जेनेटिक कैरेक्टर जिन के माध्यम से अलग है, आपका जेनेटिक कैरेक्टर जिन का माध्यम से अलग है। हम जो लिख रहे हैं, है ना, ये जो लिखावट है आपकी लिखावट से मैच कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं। आपका लिखावट आपके भाई से मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यही तो है कैरेक्टर्स, यूनिट कैरेक्टर। और ये यूनिट कैरेक्टर आया कहां से, जिन से। आपका नाक का शेप, बालों का कलर, कर्ली है या स्ट्रेट है, आंख ब्राउन है या ब्लैक है, ये सब जो कैरेक्टर आता है ना, यूनिट कैरेक्टर, कहां से आता है, जिन से। किससे आता है, जिन। तो वेयर आर फाउंड जिन, इनसाइड द डीएनए। डीएनए वेयर आर फाउंड, इनसाइड द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहां होता है, सेल के अंदर। तो ये सारा खेल इसी का होता है। तो आप समझ गए कि जिन क्या होता है। अब आइए एलील की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, एलील। ये एलील क्या होता है, देखो, जब मेंडल जी का जब टेक्निकल बर्ड चल रहा था तो उस समय बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, और बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से पता चल गया कि सारा कैरेक्टर का ट्रांसफर जिन से होता है। जिन पाए जाते हैं डीएनए में, और डीएनए पाए जाते हैं क्रोमोजोम में। अब इस क्रोमोजोम में कहीं पे कुछ गड़बड़ी आ गया, अब इसको हटाना है ना, इस पॉइंट को हटा के दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पे लाना है। तो जिस जगह पे अध्ययन हो रहा है, चाहे वो डीएनए में कोई पार्ट को हटा रहे हैं काट के, चाहे क्रोमोजोम में कोई पार्ट को काट के हटा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उस जगह को बोला जाता है एलील। उस जगह को क्या बोला जाता है, एलील। यानी जैसे ही बोल दिए डीएनए एलील्स, अर्थात उस डीएनए में कहीं पे कटिंग फटिंग हुआ है। एलील ऑफ क्रोमोजोम यानी क्रोमोजोम के कुछ पार्ट को हटा के न्यू क्रोमोजोम को ऐड किया जा रहा है। तो इस तरह से उस जगह को, उस पॉइंट को बोला जाता है एलील्स। क्लियर। अब इसके बाद एक शब्द और है ना, जिसको बोला गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खास करके, है ना, बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, इस जेनेटिक्स वाले टॉपिक को, है ना, कल सिलेबस के अकॉर्डिंग, कल सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाई 1 करके, है ना, लाइन बाई लाइन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ, दोनों को एक साथ रखते हुए, ठीक है, आपके टॉपिक को 1 बाई 1 करके क्लियर करेंगे। और तब जाकर हमारे मेंडल जी के कौन कौन से लॉ थे, हमारे मेंडल जी के कौन कौन से नियम थे, और ये मेंडल जी ने क्या क्या बताया, और इस बताने के क्रम में हमारा जो पूरे वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुआ, ये कहाँ पढ़ाई किए, कौन से स्कूल में पढ़ाई किए, उसी स्कूल के सबसे तेज विद्यार्थी रहे, उसी स्कूल के ये टॉपर रहे, और जिस स्कूल के वो विद्यार्थी थे आगे जाके कॉलेज में पढ़ाई करके वहीं के वो टीचर बने, फिर जिस कॉलेज में पढ़ाई किया वहीं का प्रोफेसर बने, और जब प्रोफेसर को पूरा पद करते हुए जब रिटायरमेंट हुआ, तो अंत में एक मॉस्क, मस्जिद, सॉरी मस्जिद नहीं बल्कि चर्च के वो पादरी बने। तो इस सर ये चर्च का मॉन्क पादरी क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मंदिर का पुजारी, मस्जिद का मौलवी, और चर्च के पादरी या मॉन्क कहते हैं। तो वहां पढ़े लिखे लोग को ही ज्वाइनिंग दिया जाता है, और उसमें बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है। उसी बीच में इन्होंने बागवानी का काम किया। बागवानी बोले तो दिन भर तो कुछ काम था नहीं, है ना, लोग आते थे, प्रे करते थे, है ना, और इन अपनी विचारधारा को रखने के बाद ये अपनी विचारधारा को रखकर लोगों को टेंशन को दूर किया करते थे। इसी बीच में बागवानी में मटर के पौधे वहां बहुत होता है, और ये हाफ ईयरली प्लांट है, एक साल में 2 बार मटर के पौधे उगते हैं। खास करके ठंडे के मौसम में भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पे मटर होता है ना।
और खास करके ये ठंडे वाले मौसम में हम लोग मटर जम के खाते हैं, मटर का घुगनी चूड़ा बादाम मिक्स करके, है ना, एकदम मजा आता है खाने में। तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब यहाँ पे बहुत सारे बातें हैं कि सर मेंडल जी ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, व्हाट द रीजन। देखिए, परिवर्तन सभी चीजों में आप देख सकते हैं, देखने का सिर्फ नजरिया होना चाहिए, लेकिन मटर के पौधे ऑस्ट्रिया में बड़े पैमाने पर होता है और उन्होंने नग्न आंखों से, है ना, देखा कि मटर के पौधे में कई तरह के परिवर्तन आंखों देखा होता है और उसी परिवर्तन को उन्होंने डायरी पे लिखा। और यह परिवर्तन, है ना, एक दो प्रकार का नहीं बल्कि 7 प्रकार का स्पष्ट रूप से दिखा। क्या दिखा, है ना, तो सीड का शेप दिखा, सीड का कलर दिखा, फ्लावर का कलर दिखा, पॉड का शेप देखा, पॉड का कलर देखा, पोजीशन देखा और स्टेम का लेंथ देखा। टोटल 7 कैरेक्टर को उन्होंने देखने का कार्य किया स्पष्ट रूप से और यह चीज को उन्होंने डायरी में नोट किया। हम लोग भी देखते हैं तो लगता है देख के हम करे तो क्या करें, है ना, नहीं कहता करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो वो तो सेल्फिश लाइफ जी रहा है। बट मेंडल जी ने इन चीजों के बारे में सोचा कि अरे भैया ये गोलाकार सीड है और ये सिकुड़ा हुआ सीड है, ऐसा क्यों हो गया, पीला है और ग्रीन है, 2 कलर का सीड क्यों हुआ, फ्लावर का कलर चेंजिंग क्यों हो गया, इधर बैगनी कलर है उधर व्हाइट कलर है, एक ही पेड़ में, है ना, 6-6 महीना पे ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है, लंबा पौधा और बौना पौधा, बीच में मीडियम पौधा, ये आखिर हो क्यों रहा है। हम लोग अगर देखें कोई मतलब नहीं है, मटर बढ़िया है भैया, इसे छील लो और छील कर इसके गादा को निकालो, इसके मटर को निकालो और बढ़िया एकदम फ्राई करो और कटोरी में चूड़ा बादाम डाल के मजे से खा लो भैया, ये पीला लाल हरा करते रहो। तो हम लोग वही हैं और मेंडल जी ने इस पे स्टडी करके चले गए और आज इनका गुण गा रहे हैं। लोग कहता है ना मरने के बाद क्या होगा, है ना, अगर अच्छे कार्य करोगे तो जिंदगी भर आपका नाम ले लेकर लोग पढ़ाएंगे, जानेंगे, बात करेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो आज सिर्फ एकदम बेसिक कंसेप्ट देने के लिए हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, है ना, और कल जो है आपका पूरा टॉपिक का सार चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन करके क्लियर होगा। तो आज के लिए यहीं तक, तो इसी के साथ टेक केयर, बाय, जय हिंद।